हेलो स्टूडेंट। आज हम अपना जो रीजनलिज्म का टॉपिक चल रहा था उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रीजनलिज्म के बारे में बताया था। व्हाट इज़ रीजनलिज्म यानी कि क्षेत्रवाद क्या होता है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और क्षेत्रवाद की समस्या किस तरह से हमारे देश में हमारे लिए घातक स्थिति यानी कि खतरनाक या नकारात्मक परिस्थितियां वो हमारे लिए पैदा करती है, उसी टॉपिक को हम अपना आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, क्षेत्रवाद एक ऐसी स्थिति होती है जब एक ही देश में अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच में एक इसोलेशन अलगाववाद की भावना पैदा हो जाती है, यानी कि वो अपने आप को एक दूसरे से अलग समझने लगते हैं और वहाँ पे तेरा और मेरा यानी कि इगोइस्टिक जो है वो जन्म ले लेता है। और उसकी वजह से जो हमारी नेशनल इंटीग्रेशन है, हमारा राष्ट्रीय एकीकरण है, उसमें ये एज अ बैरियर वर्क करता है। और रीजनलिज्म के बारे में जैसा मैंने आपको बताया था, दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इन नेशनल इंटीग्रेशन। हमारे देश में राष्ट्रीय एकीकरण में रीजनलिज्म बहुत बड़ी बाधा के रूप में हमारे सामने आई है। तो जैसे हम रीजनलिज्म के बारे में बात कर रहे थे कि क्षेत्रवाद की भावना की वजह से देश का विभाजन जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हुआ था, यानी कि हमारे देश का जो पार्टीशन हुआ था, हमारे देश में से एक हिस्सा अलग कर दिया गया था रिलीजन के नाम पर। इस देश को पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया था, इस देश का बंटवारा हुआ था कि दो धर्मों के, दो अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए इस्लाम धर्म के आधार पर जो है पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। और ये जो फीलिंग आई थी, मतलब ये जो कि एक हम अलग देश में रहेंगे, एक अलग हिस्सा हमें चाहिए देश के नागरिकों में, ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की वजह से ही आई थी। तो देश का विभाजन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में हमें देखने को मिला। और आज़ादी के बाद से लेकर आज तक भी हमारे सामने टाइम टू टाइम हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में से अलग अलग समुदाय के लोगों के द्वारा इस तरह की आवाज़ उठती है कि वो मतलब पृथक्करण यानी कि सेपरेशन चाहिए हमें अपने कल्चर के बेस पर, अपने रिलीजन के बेस पर। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ रिजल्ट कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म। ये जो परिणाम है ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद का एक दुष्परिणाम ही है, जो इस तरह की डिमांड्स हमें अपने अपने देश में देखने को मिलती है। तो जो मतलब हम कहेंगे कि क्षेत्रवाद की भावना ने पहले हमारे राष्ट्र की जो भावात्मक और राजनीतिक एकता है, जो इमोशनल्स और जो यहाँ की पॉलिटिक्स यूनिटी है, इसकी छवि उसने धूमिल की। और समय समय पर देश को बहुत सारे तनाव और संघर्षों का सामना क्षेत्रवाद की वजह से करने को मिला। एक क्षेत्र के लोग जब दूसरे क्षेत्र के लोगों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, यानी कि एक वन रीजन के जो पीपल हैं एक ही देश में, एक अलग रीजन के जो सिटीजन्स हैं वो अलग अपने ही देश के दूसरे रीजन के पीपल के साथ इस तरह का बिहेव करते हैं, इस तरह का उसके साथ वो व्यवहार करते हैं कि जैसा एक देश के लोग दूसरे देश के साथ करते हैं, यानी कि एक दुश्मन राष्ट्र का दूसरे दुश्मन राष्ट्र के प्रति लोगों का जो व्यवहार होता है, जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सिटीजन्स के बीच में देखने को मिलता है, वो सेम फीलिंग कभी कभी हमें अपने देश में रीजनलिज्म की वजह से भी देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि हमारे सामने कितनी बड़ी प्रॉब्लम के रूप में है। रीजनलिज्म के बारे जब डेफिनेशंस की हम इसके बारे में बात करें तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके अपने अपने वर्ड्स में जो है डिफाइन इसको किया है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हैंडविंग विंटर्स के शब्दों में। उन्होंने कहा है रीजनलिज्म इज कंसर्न विद अ पर्टिकुलर परसेप्शन ऑफ द पर्टिकुलर अफेक्शन एंड बायस्ड परसेप्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के, यानी कि जो रीजनलिज्म है वो किसी एक विशेष रीजन के व्यक्तियों के बीच में, जो व्यक्तियों के अनुसार जो एक वहाँ पे पक्षपातपूर्ण और अनुराग पूर्ण जो धारणाएं हैं, जो उनकी बिलीव्स हैं, उसी से संबंधित जो उनकी आप कहेंगे कि जो उनकी मेंटलिटी है, उसे ही रीजनलिज्म कहा जाता है। अ सिमिलर कल्चर इज फाउंड इन द एरिया ऑफ इट हैज अ कल्चर हिस्ट्री, द लैंग्वेज ऑफ इट्स इनहैबिटेंट्स इज सिमिलर इन स्पिरिट, थॉट एंड बिहेवियर। तो इसमें इन्होंने कहा है कि जब हम क्षेत्रवाद के बारे में बात करते हैं तो कि एक सिमिलर कल्चर, एक समान संस्कृति में क्षेत्र के आधार पर जब हमें उनकी सांस्कृतिक हिस्ट्री, सांस्कृतिक इतिहास को हम जब देखते हैं, और लैंग्वेज ऑफ इट्स या उनकी भाषा भी एक समान होती है, थॉट, उनके विचार, उनके व्यवहार भी एक समान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें रीजनलिज्म, क्षेत्र के आधार पर जो बंटवारा, जो आइसोलेशन फीलिंग देखने को मिलती है, वही क्षेत्रवाद कहलाता है। नैरो मीनिंग एंड रीजनलिज्म मीन्स दैट द रेजिडेंस ऑफ द
area consider themselves as best from the people of the other region and give top priority to their economic, political, social and culture interested have to understand your language better than other language। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर हम वर्तमान में क्षेत्रवाद का जो रीजनलिज्म का है वैज्ञानिक अर्थ के स्थान पर संकुचित अर्थ में अगर हम उसका प्रयोग करते हो हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारे सामने इस तरह की समस्या के रूप में है कि जब जो रीजनलिज्म है वो रेजिडेंट होता है कि एक स्थान पर रह रहे लोगों के द्वारा बेस्ट फ्रॉम द, वो अपने आप को दूसरे क्षेत्र के लोगों से अच्छा समझते हैं, अपने आप को से बेस्ट समझते हैं और टॉप प्रायोरिटी वो अपने मतलब एक जो प्रायोरिटी है वो चाहे रीजनलिज्म इकोनॉमिक बेस पे हो, पॉलिटिकल बेस पे हो, सोशल बेस पे हो या कल्चर इंटरेस्ट के बेस पे हो, तो वो अपने ही रीजन के पीपल्स को देते हैं। ठीक है, हैव टू अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज। और यहाँ हम अपनी भाषा को अन्य भाषाओं की तुलना में जब हम अच्छा समझते हैं कि हमारी जो है कि तमिल लोगों को लगे कि तमिल इज़ द बेस्ट लैंग्वेज या कश्मीरी इज़ द बेस्ट लैंग्वेज, कन्नड़ इज़ बेस्ट लैंग्वेज, हिंदी इज़ बेस्ट लैंग्वेज, अदर लैंग्वेजेज आर पुअर, तो ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्रवाद की भावना का ही परिणाम होता है। इन अदर वर्ड्स रीजनलिज्म इज अ पार्टिशियल फीलिंग ऑफ फेवरिंग द रीजन एज अ होल कंपेयर टू द नेशन एज अ होल एंड गिविंग प्रायोरिटी टू इट इन ऑल एरियाज। तो इसके बारे में अगर हम कहें कि क्षेत्रवाद जो होता है अन्य क्षेत्रों और संपूर्ण राष्ट्र की तुलना में अपने ही क्षेत्र को जब हम श्रेष्ठ मानते हैं, यानी कि हम राष्ट्र को, अपने नेशन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम अपने रीजन को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडियंस यानी कि सभी इंडियंस को हम प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, हम अपने क्षेत्र के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, उन्हें बेस्ट समझते हैं, उसी तरह की फीलिंग जब हमारे मन में आ जाती है तो ये सारी जो सिम्टम्स हैं, ऑल द सिम्टम्स ऑफ द रीजनलिज्म, ये सभी जो हैं क्षेत्रवाद कहे जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ हमने देखा कि जो क्षेत्रवाद है किस तरह से अलग अलग शब्दों में इसे यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि क्षेत्रवाद की जो समस्या है वो हमारे सामने एक गंभीर समस्या के रूप में है। एक भौगोलिक क्षेत्र के यानी एक जोग्राफिकल फील्ड के साधनों का विकास जो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है वो इस तरह से किया जाए कि वहाँ के लोगों में सामूहिक क्षेत्रीय लक्षण और उसके आदर्शों का विकास हो जाए, तो उसे क्षेत्रवाद ही कहेंगे। यानी कि जोग्राफिकल बेस पे भौगोलिक क्षेत्र में इस तरह से डेवलपमेंट किया गया कि वहाँ पे लोगों में अपने ही समूह के बारे में अच्छे विचार कि भाई ये हमारी कास्ट का है, ये हमारे धर्म का है, हमारे क्षेत्र का है, बस इसी ही हम इसका ही फेवर लेंगे, इसके बारे में ही सोचेंगे। तो ये भी क्या होता है, ये भी रीजनलिज्म के ही सिम्टम होते हैं। और उन्होंने कहा है कि क्षेत्रीयता में एक सांस्कृतिक सभ्यता यानी कि जो रीजनलिज्म है उसमें एक कल्चरल उसका जो एक हिस्ट्री होती है और एक उसमें कल्चरल इंटीग्रेशन होती है, उसके बाद भी वहाँ पे किन्हीं कारणों से किसी के व्यक्तिगत कारणों से या सामूहिक कारणों से रीजनलिज्म की भावना देखने को मिल जाती है। एक क्षेत्र में एक ही जैसी संस्कृति पाई जाती है, यानी कि किसी एक रीजन में एक जैसी संस्कृति पाई जाती है, उनका एक ही सांस्कृतिक उनकी जो हिस्ट्री होती है, कल्चरल हिस्ट्री होती है वो भी सेम होती है, और वहाँ के जो सिटीजन्स हैं उनकी जो लैंग्वेज फीलिंग है वो भी सेम होती है, उनके रिचुअल्स उनके व्यूज़ भी सेम ही होते हैं, और उनमें आप कहेंगे कि सभी जो ये बेसिस हैं उनमें इक्वालिटीज़ पाई जाती हैं। क्षेत्रीय संस्कृति राष्ट्रीय संस्कृति के ऊपर नहीं हो सकती, यानी कि कितनी भी हम यहाँ पे फेवर ले लें, कितने भी बायसेस कर लें, लेकिन हम एट द लास्ट यही कहेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई भी कल्चर है, कोई भी रिचुअल है, हम उससे अपने राष्ट्र से ऊपर, नेशन से ऊपर नहीं रख सकते। हम सब के लिए पहले अपना नेशनल बेनिफिट, राष्ट्रीय हित ही हमारा होना चाहिए, हमें राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए, ना कि क्षेत्र के बारे में। जब तक हम अपने क्षेत्र के बारे में सोचते रहेंगे हमारा प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि तब तक हमारा जो है बंटवारा हुआ रहेगा, ये डिवाइडेशन हुआ रहेगा। तो प्रॉपर वे में डेवलपमेंट के लिए हमें एक नेशन के डेवलपमेंट के लिए सोचना होगा, राष्ट्र के विकास के लिए सोचना होगा। अपने राष्ट्र को अगर हमें प्रायोरिटी में आगे बढ़ाना है तो हमें अपनी एक यूनिटी फीलिंग लानी होगी। अगर इस तरह की भावनाएं, इस तरह के विचार हमारे मन में आ जाएं, और सभी जो भी सिटीजन्स ऑफ द इंडिया हैं, भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो यूपी में रह रहे हैं, चाहे वो तमिलनाडु में है, चाहे वो केरला में है, चाहे कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, उनके अंदर एक फीलिंग कि वी ऑल ऑफ आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं, और अगर हम अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने देश का विकास चाहना होगा, तब हमारे नेशनल इंटीग्रेशन को, राष्ट्रीय एकीकरण को इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आगे हम इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनलिज्म, क्षेत्रवाद की विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप अपनी जो भी स्टडी मटेरियल है जो भी है उसके थ्रू आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।